वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुमी नागाज से रिलेटेड है। यहाँ पर जो वर्ड नागाज है, आप इससे तो समझ ही गए होंगे कि ये एक नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटी होगी। ये एक्चुअल में नागाज की मेजर एथनिक ग्रुप है जो कि इंडो मोंगोलाइट ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है। इनके पास ना एक बहुत ही बढ़िया विजडम है। ये विजडम इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स के फॉर्म में है। ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स का यूज़ करके अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी फैसिलिटेट करते हैं और साथ ही साथ सीजनल वेरिएशंस को भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन दुख की बात हम सबके लिए ये है कि ये समय के साथ साथ इनका ये जो विजडम है ना, ये खोता जा रहा है। सुमी नागास के बारे में अगर हम बात करें तो ये जब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए थे उससे पहले कुछ प्रैक्टिसेस थी इनकी बहुत फेमस, जो कि अभी भी फिलहाल होती ही है। एक सेमी कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसका नाम है आकी किटी। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बॉक्सिंग देखते हैं ना, बॉक्सिंग में क्या होता है, हम लोगों ने हाथ में ग्लव्स पहना और सामने वाले को दे मुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। आकी किटी में ना इस हाथ की जगह पर पैर का यूज़ होता है। हालांकि पैर में ये लोग कोई ग्लव्स नहीं पहनते हैं, बस ये पैर से एक दूसरे के अपोनेंट को मारते हैं और उसमें किसी को गिरा दिया, उसमें पॉइंट मिलते हैं। तो इसीलिए सेमी कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है, इसमें हाथ का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से ये हेड हंटिंग का भी इस्तेमाल करते थे पहले, मतलब ये भी एक स्पोर्ट प्रैक्टिस होती थी इनके यहाँ पर। इनके एक्चुअल में 2 क्लैन हेड्स हैं, एक का नाम है स्वू, एक का नाम है टुकू। हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं, बट आप एक बार सुने रहो बस। इनका एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जिसका नाम है तुलूनी। समझ लो साल भर का इनका सबसे ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है ये बहुत धूमधाम से मनाते हैं ये लोग। और सुमीस का ना एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। ये ट्रेडिशनल नेचर में इसको हम लोग आहूना के नाम से जानते हैं। अब ये अपने खाने पीने के लिए और अपने लाइवलीहुड के लिए, तो देखो प्राइमरली अग्रेरियन है, इसीलिए फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो लोग सीजनल वेरिएशंस को प्रेडिक्ट करते हैं और अपने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को उसके हिसाब से ढालते हैं। जैसे कि मान लो मलबरी, आप सबको पता होगा, मलबरी ट्री में अगर फ्रूट लगना स्टार्ट हो गया तो मतलब स्प्रिंग सीजन आ गया है। अगर उसको हार्वेस्ट करना है इसका मतलब समर आ गया है। सिमिलरली अगर विंटर को प्रेडिक्ट करना होता है तो इनके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखकर। तो माइग्रेटिंग बर्ड्स को देखकर ये विंटर सीजन को प्रेडिक्ट करते हैं। ये अपने इंडिया में रिकॉग्नाइज शेड्यूल्ड ट्राइब है सुमी, इसीलिए इनका पता आपको होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो वीर सावरकर जी के बारे में है। एक्चुअली में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया उदय मधुरकर जी ने इनके बारे में। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है वीर सावरकर जी को, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भारत रत्न या फिर किसी भी सिविलियन ऑनर से ज़्यादा ऊंची है। तो ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से ये पर्सनालिटी न्यूज़ में आई। तो इनके बारे में कुछ बेसिक बातें समझते हैं। इनका जन्म मई 28, 1883 में 1883 में भागुर में हुआ था। ये एक शहर है महाराष्ट्र के नासिक का। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, अभिनव भारत सोसाइटी। फर्दर
इन्होंने यूके में जाके जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रहे थे लाइक इंडिया हाउस या फ्री इंडिया सोसाइटी, उसमें भी अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर किया। फर्दर इन्होंने हिंदू महासभा के फॉर्मेशन में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और ये 1937 से 1943 के बीच में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे। इन्होंने एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाया था मित्र मेला नाम का, जहां पर वो नेशनल और रिवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रोपेगेट करते थे। इन्होंने तिलक जी की जो स्वराज पार्टी थी उसको भी ज्वाइन किया था। ये फॉरेन गुड्स का विरोध करते थे और स्वदेशी अपनाने को इनकरेज करते थे। फर्दर ये एथिज्म यानी कि नास्तिकता और रैशनैलिटी को ज्यादा तवज्जो देते थे। इनफैक्ट ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ हैं, जो रैशनैलिटी के टेस्ट को पास नहीं करते थे, उन्हें भी निग्लेक्ट करते थे या निगेट करते थे, अस्वीकार करते थे। ये एक स्टेप और आगे जाकर काउ वर्शिप को भी सुपरस्टिशियस बताते थे। इनका ये कहना था कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है या ये रैशनैलिटी को फॉलो नहीं करता। फर्दर ये रत्नगिरी में अनटचेबिलिटी के अबॉलिशमेंट के लिए भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया था, जिस बात से प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इनके काम को भगवान बुद्ध के काम के साथ कंपेयर किया था। इसके अलावा सावरकर जी ने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जहां पर जो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी 1857 के सेपॉय म्यूटिनी में, उसे एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने अपनी इस किताब में उसे एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसका टाइटल था हिंदुत्वा, हु इज हिंदू, स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के बारे में है। मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने अभी ये जानकारी दी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम को इनिशिएट किया है। उसका नाम है स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो सबसे समझने वाली बात है वो है इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। क्या मतलब होता है इंडेंजर्ड लैंग्वेज का? कोई ऐसी भाषा जिसको बोलने वाले लोगों की संख्या 10,000 से भी कम हो, ऐसी भाषा को कहा जाता है इंडेंजर्ड लैंग्वेज। इन भाषाओं की खत्म होने या विलुप्त होने का खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें बचाने के प्रयास जरूरी होते हैं। यद्यपि इस स्कीम को इंस्टीट्यूट कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही 2013 में, अभी इसे री एनर्जाइज किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो समझ में आ चुका है कि हमें जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं उन्हें बचाना है। उसके लिए हम उन लैंग्वेजेस को डॉक्यूमेंट करेंगे और उनके आर्कीव तैयार करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। ऐसी लैंग्वेजेस को भी कवर किया जाएगा जो वर्तमान में तो इंडेंजर्ड नहीं है लेकिन भविष्य में होने का खतरा है। जैसे उनके बोलने वालों की संख्या 12,000 है, 15,000 है, तब भी तो वो खतरे में ही हैं। फर्दर जो स्कीम है उसे मॉनिटर किया जाएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के द्वारा। ये CIIL लोकेटेड है कर्नाटका के मैसूर में। फीचर्स क्या होंगे इस स्कीम के? इस स्कीम के तहत जो भी मदर टंग या लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड हैं, यानी कि 10,000 से कम स्पीकर्स वाली लैंग्वेजेस को हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और उन्हें डॉक्यूमेंट भी करेंगे। इसके फर्स्ट फेज में हम 117 इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस को कवर करेंगे। उसके बाद हम बाकी की लैंग्वेजेस भी कवर करने की कोशिश करेंगे। UGC भी इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि इस दिशा में और बढ़िया काम हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल पाइका रेबेलियन के बारे में है। पाइका रेबेलियन को लेकर अक्सर कयास लगाए जाते हैं कि क्या ये भारत का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसके बारे में कई सारे न्यूज़ आउटलेट्स भी हमारे सामने आते हैं। एक्चुअली में ये उड़ीसा की डिमांड रही है। उड़ीसा पाइका रेबेलियन को 2017 से ही प्रयासरत है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए। एक दो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ओर से भी आए कि हाँ, इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में ये साफ किया है कि पाइका रेबेलियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। आई रिपीट, पाइका रेबेलियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में राज्यसभा में अपने एक स्टेटमेंट में क्लियर कर दिया है, तब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं पाइका रेबेलियन के बारे में। पाइका एक मिलिट्री रिटेनर्स हैं, मिलिट्री क्लास है जो पहले राजाओं के लिए, रजवाड़ों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे। ये जो क्लास है इसे 16वीं शताब्दी से ही उड़ीसा के कई सारे राजा रिक्रूट किया करते थे। कई सारे सोशल ग्रुप्स भी इनकी मार्शल सर्विसेज लिया करते थे। इसके बदले में इन्हें दी जाती थी रेंट फ्री लैंड, मतलब ऐसी जमीन जिस पर उन्हें किसी प्रकार का कोई रेंट नहीं देना होगा और वो वंशानुगत होती थी, मतलब पिता के बाद वो जमीन बेटे को मिल जाएगी। इसे कहा जाता था निष्कर जागीर और टाइटल्स भी दिए जाते थे। कुल मिला के ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग मिलिशिया हुआ करते थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी और ये लड़ाइयाँ लड़ा करते थे वॉरियर्स की तरह उड़ीसा में। ये रेबेलियन कैसे स्टार्ट हुआ? 1803 के आसपास ब्रिटिशर्स ने लगभग उड़ीसा के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी दौरान उड़ीसा की एक प्रिंसिपलिटी हुआ करती थी खुर्दा।
वहां के जो राजा थे उनकी सत्ता को छीन लिया गया, उनकी पावर और प्रेस्टीज चली गई। तो उनके साथ लड़ने वाले जो पैका मिलिशियास थे, रेबेलियन तो बाद में बने, उनका भी काम खत्म हो गया। उन्होंने रेबेल करना स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स इस प्रकार के एग्रेसिव या वॉर लाइक मिलिशिया ग्रुप को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे। वो चाहते थे कि इन्हें सप्रेस किया जाए। इसी संबंध में उन्होंने एक कमीशन बनाया, वॉल्टर एवर कमीशन। कमीशन उन्हीं ने बनाया था, तो ऑब्वियसली उनके मन मुताबिक ही रिकमेंडेशन आनी थी। तो रिकमेंडेशन ये आई कि पैकास के पास जो हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड है वो उनसे छीन ली जाए। अंग्रेज तो कुछ ऐसी ही रिकमेंडेशन चाहते थे और उन्होंने उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार करते हुए उनकी सारी जमीनें छीन ली। इसके बाद पैकास काफी नाराज हो गए और उन्होंने रिवोल्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ। इस पूरे रिवोल्ट को लीड किया गया था बख्शी, जगबंधु, विद्याधर, मोहापात्रा, बारंबार राय जी के द्वारा, जिन्हें लोग प्यार से बख्शी जगबंधु भी कहा करते थे। ये हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल थे। खुर्दा के जो राजा थे उनके, जिनका नाम मुकुंद देव सेकंड था, उन्होंने ही पैका अपराइजिंग को लीड किया। कई बार सिंपल नाम पूछ लिया जाता है कि पैका अपराइजिंग किसने लीड किया था, तो बख्शी जगबंधु यही नाम पूछा जाएगा। इतना लंबा नाम तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। यद्यपि कई सारे और भी कारण थे, ऐसा नहीं कि केवल उनकी जमीन छीन ली गई इसलिए रिवोल्ट हो गया। साल्ट के दाम बहुत बढ़ गए थे, कौड़ी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, उसे अंग्रेजों ने बंद कर दिया। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी उनकी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। शुरू में तो अंग्रेजों को काफी समस्या हुई इस रेबेलियन से, लेकिन फाइनली उन्होंने मई 1817 1817 में इसे दबा दिया। कई सारे पैका लीडर्स को हैंग कर दिया गया या डिपोर्ट कर दिया गया। जगबंधु जी ने भी सरेंडर कर दिया 1825 में, और इस तरीके से जो ये पूरा रेबेलियन था वो समाप्त हो गया। यहां पर ये हेडिंग गलत है, पैका रेबेलियन हेडिंग होनी चाहिए ना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दादा भाई नौरोजी जी के बारे में है। दिनयार पटेल जी ने एक बायोग्राफी लिखी है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस किताब को अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज मिला है 2021 का, इसीलिए दादा भाई नौरोजी न्यूज में आए। विस्तार से बात करते हैं। इनका जन्म गुजरात में नवसारी में हुआ था, जो वर्तमान का गुजरात है वहां पर, यद्यपि इनका जन्म 1825 में हुआ था। ये एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इकोनॉमिस्ट थे, मेंटर थे और पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे? एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे इन्होंने अपना करियर एक प्रोफेसर के रूप में शुरू किया, इक्वलिटी के रूप में, और यूनिवर्सल एजुकेशन जो स्टेट सपोर्टेड था उसके लिए लगातार काम किया। एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में इन्होंने भारतीयों के हितों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखने की कोशिश की। इकोनॉमिस्ट के तौर पे इन्होंने, वो कुछ लोग जिन्होंने ड्रेन थ्योरी को डेवलप किया, उसमें एक की कंट्रीब्यूशन प्ले किया, जिसमें यह एक्सप्लेन किया गया कि ब्रिटिशर्स इंडिया के रेवेन्यू का 1/4 हर साल ब्रिटेन लेकर चले जाते हैं, उसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता। ये वेल्थ का ड्रेन है, मतलब सीधा सीधा पैसा इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है, वेल्थ ब्रिटेन जा रही है। 1901 में इस संबंध में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल तो कर रहे हैं, लेकिन यहां उनका रूल अन ब्रिटिश है। जैसे वो ब्रिटेन में रूल करते हैं वैसे यहां नहीं रूल कर रहे। उनकी थियरी जो है वो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी सोशलिज्म की, उससे भी काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। इनफैक्ट एक सोशलिस्ट रहे हैं हेनरी हैंडमैन, उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते वक्त दादा भाई नौरोजी जी के आर्गुमेंट्स भी संज्ञान में लिए हैं। मेंटर के तौर पर उन्होंने गाइड किया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, फिरोज शाह मेहता जी को और रोमेश चंद दत्त जी को। उन्हें उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही टाइटल दिया गया ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नौरोजी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं उन्हीं के जरिए सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाए। 1920s के पहले सेल्फ गवर्नमेंट की बात करना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, रेडिकल आइडिया था, मतलब ऐसा जो अचीव नहीं हो सकता। 1920 के बाद नेशनलिज्म में काफी बदलाव आए महात्मा गांधी जी के आने के बाद, और अब सेल्फ रूल की बात की जाने लगी। उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1865 और 66 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्टैब्लिश करने में मदद करी, फाउंड किया इसे, जहां पर उन्होंने जो इंडियन थे और जो ब्रिटिशर्स सिंपैथेटिक थे इंडियन कॉज को लेकर, उन्हें एक साथ एकजुट किया। कांग्रेस की प्रेसिडेंसी उनके पास 3 बार रही, 1886 में, 93 में और 1906 में। इस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछ चुकी है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके पास कांग्रेस की प्रेसिडेंसी 3 बार थी। 1893 में उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को भी अटेंड किया, जहां पर इंडियन मतलब फॉर्म किया, जिसके जरिए वो भारतीयों के हितों को एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे थे। 1895 में वो इंडियन एक्सपेंडिचर के ऊपर बनाए गए रॉयल कमीशन का भी हिस्सा रहे।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कला संस्कृति विकास योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंप्लीमेंट कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एक स्कीम, जिसके माध्यम से बुद्धिस्ट और तिब्बतियन कल्चर को डेवलप किया जाएगा। कला एवं संस्कृति विकास योजना के तहत ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने का मतलब यह है कि इसमें जो भी पैसा लगेगा वो केंद्र सरकार ही देगी, राज्यों को पैसा खर्च नहीं करना है। अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत कई और स्कीम्स आती हैं जिनके माध्यम से भारत में हम आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं। ऑब्जेक्टिव तो यही है कि भारत में आर्ट एंड कल्चर लाइक ड्रामा, थिएटर, डांस ग्रुप, म्यूजिकल इंसेम्बल्स, इन सभी लोगों को प्रमोट किया जाए। इसमें देखिए 3 स्कीम्स आ जाती हैं। स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर क्रिएशन ऑफ कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कीम फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोन्याक ट्राइब के बारे में है। नागालैंड में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, जिसमें हमारी आर्मी पर्सोनल्स ने गलती से कुछ इनोसेंट सिविलियंस पर गोली चला दी, जिसमें अभी तक इनिशियली तो 6 लोगों की जान गई थी। बाद में विलेजर्स ने जो घेराव किया, उससे बचने के लिए जो आर्मी पर्सोनल हैं उन्होंने जो फायरिंग की, उसमें 8 और लोगों की जान गई। यह मामला नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग विलेज का है। इशू ये रहा कि सेना को यह जानकारी मिली कि कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इंसर्जेंट्स हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उन्होंने वहां पर तैयारी शुरू की उन्हें काउंटर करने के लिए। उन्हें जानकारी नहीं थी, वहां से एक ऐसी व्हीकल गुजरी जिसमें सिविलियंस थे। आर्मी पर्सोनल ने उस व्हीकल को रोकने का प्रयास किया। हो सकता है सिविलियंस इस बात से डरे हों, वो भी ना आइडेंटिफाई कर पाए हों कि उन्हें कौन रोक रहा है। उन्होंने वहां से तेजी से निकलने की कोशिश की। एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई और आर्मी पर्सोनल्स ने गोलियां चला दी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 2 लोग घायल भी हुए। जिसके बाद विलेजर्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने जो सेना के लोग थे उन्हें घेर लिया। विलेजर्स ने जो अटैक किया उसमें सेना के एक जवान की जान भी गई। इसके बाद बचने के लिए सेना ने अगेन फायरिंग की और 8 और सिविलियंस की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान चली गई। ये सिविलियंस कोन्याक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। कोन्याक ट्राइब ये नागालैंड की एक मेजर ट्राइब है। ये नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन रफली 3 लाख के आसपास है। इनके चेहरे पर टैटूज पाए जाते हैं जिनके जरिए आप इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ये पहले हंटर वॉरियर्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये मेजरली एग्रीकल्चर करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में है। ये मामला हो सकता है आपके संज्ञान में अभी तक आ भी गया हो, और अभी हमने ओनली पीसीएस चैनल पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा भी की है, जहां पर हमने देखा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से, मतलब ना पहचान पाने की वजह से, असम राइफल के जवानों ने गलती से सिविलियंस के ऊपर फायर कर दिया और 6 सिविलियंस की जान चली गई। एक्चुअली में असम राइफल के लोगों को यह जानकारी मिली कि नागालैंड में एक रीजन में कुछ इंसर्जेंट हैं। उन्होंने वहां पे एम्बुश लगाकर घेरेबंदी की। उसी दौरान कोल माइन में काम करने वाले कुछ वर्कर अपने काम से लौट रहे थे एक पिकअप वैन में। आर्मी पर्सोनल्स को लगा कि ये शायद इंसर्जेंट हो सकते हैं। उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। जो लोग वैन में थे उन्हें लगा कि पता नहीं कौन है जो हमें रोक रहा है, तो वो वहां से तेजी से निकलने लगे और आर्मी पर्सोनल ने गलती से गोलियां बरसा दी, जिसमें 6 सिविलियंस की जान चली गई। गांव वालों को पता चला तो उन्होंने असम राइफल के जवानों के ऊपर हमला कर दिया। एक सोल्जर की मौत हो गई। जवानों ने सेल्फ डिफेंस में अगेन फायरिंग की और 7 और लोगों की जान चली गई। तो आर्मी पर्सोनल को मिलाकर टोटल 14 लोगों की जान गई इस पूरे इंसिडेंट्स में और 13 सिविलियंस की। इसी घटना को संज्ञान में लेकर नागालैंड में अभी जो हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा है किसामा विलेज में, जिसमें 17 ट्राइब्स पार्टिसिपेट ओवरऑल करने वाली हैं, उनमें से 8 ने कहा है कि वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस इंसिडेंट्स की वजह से इस चीज का विरोध करने को लेकर हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। नागालैंड का स्टेट टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इसे ऑर्गेनाइज करता है। ये जो फेस्टिवल है इसके जरिए नागालैंड में जो वेरियस ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बीच इंटरेक्शन को इंश्योर करने की कोशिश की जाती है, जहां पे कलरफुल परफॉर्मेंस, क्राफ्ट, स्पोर्ट, फूड, फेयर्स, गेम्स और सेरेमनीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नाम के एक पक्षी पे रखा गया है। ये पक्षी बहुत बड़ा होता है और कलरफुल होता है, जैसा कि आप इसे इमेज में भी देख सकते हैं। यहां पर कई सारे जो किंवदंतियां हैं उसमें इस पक्षी का जिक्र भी मिलता है। 1963 में फॉर द फर्स्ट टाइम हॉर्नबिल फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया था
उस समय के प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। फॉर द फर्स्ट टाइम इसे ऑर्गेनाइज्ड वे में 2000 में स्टार्ट किया गया, सन 2000 में। ग्रेट हॉर्नबिल, जिसे कॉनकेव कास्ट हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या ग्रेट पाइड हॉर्नबिल के नाम से भी पुकारा जाता है। यह हॉर्नबिल फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है जो हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाता है। कल्चरल सिंबल है ये कई सारी एथनिक कम्युनिटीज का जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की नीसी ट्राइब। ये 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला। आई रिपीट, ये 2 राज्यों का स्टेट बर्ड है, अरुणाचल प्रदेश और केरला। याद रखिएगा, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन हम मिस कर देते हैं। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ये भी याद रखना है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी ग्रीट किया है गोवा के सभी लोगों को सेंट फ्रांसिस जेवियर जी के उत्सव के दौरान। फ्रांसिस जेवियर जी, इन्हें पूजा जाता है सेंट के रूप में। ये एक कैथलिक मिशनरी थे जो सोसाइटी ऑफ जीसस के को फाउंडर भी रहे। सेंट फ्रांसिस जेवियर जी का जन्म जेवियर में हुआ था। इट इज अ लोकेशन जो किंगडम ऑफ नेवरा में हुआ करती थी। वर्तमान में ये जगह आपको स्पेन में मिलेगी। ये इग्नियस ऑफ लोयोला के साथी भी थे। इन्होंने एक्सटेंसिव मिशंस रन किए एशिया में, स्पेशली पुर्तगीज एम्पायर में, जहां पर वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए अपने मैसेजेस दिया करते थे। इंडिया में इनका काफी अच्छा प्रभाव भी रहा। इन्हें पुर्तगाल के राजा ने एक स्पेशल मिनिस्टर की तौर पर गोवा में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के लिए भेजा था। इनका जो वेंचर था वो जापान, बोर्नियो और मलुकू आइलैंड में भी था। यद्यपि वहां पर इन्हें लोकल लैंग्वेज सीखने में काफी दिक्कत हुई और वापस ये इंडिया में ही आ गए। इन्होंने चाइना में प्रीच किया और वहीं पर जो सांगचुआन आइलैंड है उनकी मौत भी वहीं पर हुई। उन्हें अपोस्टल ऑफ इंडीज, यानी कि अपोस्टल का मतलब होता है ईश्वर का भेजा हुआ कोई प्रचारक जो उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाए। अपोस्टल ऑफ जापान के नाम से पुकारा जाता है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इस आधार पर समझ सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में भी इस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट दिए थे यूपीएससी ने फ्रांसिस जेवियर के बारे में। पहला था कि वो जेसुइट ऑर्डर के फाउंडिंग मेंबर हैं, हमने पढ़ा ये सही है। दूसरा कि ये गोवा में इनकी मृत्यु होती है और गोवा में इनको डेडिकेटेड एक चर्च है, गलत है। अभी हमने पढ़ा कि इनकी मृत्यु चाइना में हुई थी, वहां के सांगचुआन आइलैंड में। तीसरा है कि जो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर है वो गोवा में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो सही है, उसी पे हम आर्टिकल भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या निकलेगा? C 1 and 3 ओनली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें अभी हाल ही में श्रद्धांजलि दी उनके शहीदी दिवस के अवसर पे। इनका जन्म गुरु के महल में हुआ था जो वर्तमान में उसी नाम से एक गुरुद्वारा है अमृतसर में। इनका जन्म 1621 में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5वें और सबसे छोटे बेटे थे। बचपन का इनका नाम त्यागमल था। ये सिखिज्म के 9वें गुरु बने। 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जो कि 1656 से 64 के बीच में थे, ये उनके बाद आए। और गुरु तेग बहादुर जी के बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 1666 से 1708 के बीच में ये रहते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन रहा गुरु तेग बहादुर जी का? इन्होंने नॉन मुस्लिम्स का जो इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा था ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, उसका सख्ती से विरोध किया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ हाइम्स भी कंट्रीब्यूट किए जिन्हें आप श्लोक या कपलेट बोल सकते हैं। ये कई सारी जगहों पर ट्रेवल करके जो गुरु नानक जी हैं उनकी टीचिंग्स को प्रीच करते हैं। इन्होंने कम्युनिटी किचन और वेल्स को भी स्टैब्लिश करवाया जहां पर सभी लोग एक साथ खाना खा सकते थे और पानी पी सकते थे। चाक ननकी पंजाब में एक टाउन इनकी तरह फाउंड किया गया जो बाद में आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। एक बहुत ही होली सिटी है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की बात करें तो वो 1675 में होती है जब औरंगजेब इन्हें पब्लिकली मरवा देता है। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में वो साइट्स हैं जहां पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था, ये लोकेशन है। और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वो जगह है जहां पर इनका क्रिमेशन किया गया। तो शहीदी का प्लेस है गुरुद्वारा सिसगंज साहिब। नेक्स्ट आर्टिकल काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में है। अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके फेज 1 को इनॉग्रेट किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनॉग्रेट किया गया।
क्या है ये प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के तहत जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उससे जो गंगा घाट है उसका जो कंजेशन वाला एरिया है उसे खत्म किया जाएगा। एक प्रकार का कंप्लीट मेकओवर होगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा पूरे एरिया का और जो कंजेशन है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये एक मैसिव मेकओवर होगा। इसके पहले इस प्रकार का मेकओवर कभी किया गया तो वो 1780 में था, जब मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने, जो कि इंदौर से थी, उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल को पूरी तरीके से रिनोवेट किया और उसके आसपास के एरिया को। काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बहुत ही मैसिव है, जिसके तहत जो आइकॉनिक काशी विश्वनाथ टेम्पल है और आसपास का गंगा घाट उसे लिंक कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य यह है कि घाट से लेकर मंदिर तक जो पिलग्रिम्स का मूवमेंट है वो आसान हो जाए, उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें कंजेस्टेड स्ट्रीट से ना गुजरना पड़े और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस इंप्रूवमेंट जो इंफ्रा में किया जाएगा वाराणसी में, इससे उम्मीद है कि इस रीजन में जो टूरिज्म है उसे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। काशी विश्वनाथ टेम्पल ये काफी फेमस हिंदू टेम्पल है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। गंगा नदी के वेस्टर्न घाट पे आपको यह टेम्पल मिल जाएगा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। श्री विश्वनाथ या विश्वेश्वर, जिसका लिटरल अर्थ होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के देव, उन्हीं को डेडिकेटेड है ये पूरा टेम्पल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में है। उनकी 71st डेथ एनिवर्सरी पर अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने और कई सारे अन्य यूनियन मिनिस्टर्स ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 31 अक्टूबर 1875 को नदियाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। कई सारी अचीवमेंट्स इनके नाम हैं। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर और पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने। संविधान सभा में कई सारे महत्वपूर्ण पद इनके पास थे। कमेटी की चेयरमैनशिप इनके पास थी, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी कई सारे महत्वपूर्ण काम किए, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के कॉज को इंटीग्रेट किया। बारदोली सत्याग्रह में ये गए। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है चीफ या फिर लीडर। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी पुकारा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस किया कि वो एक यूनाइटेड भारत का हिस्सा बन जाए। इन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी बात की कि हम एकजुट होकर अगर इकट्ठा रहेंगे तो भारत को एक बेहतर भारत बना पाएंगे। इनका जो आइडियोलॉजी है वो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में भी झलकती है, क्योंकि इनकी हमेशा से इच्छा थी कि भारत सेल्फ रिलायंट बने और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इन्हें पैटर्न सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम था उसे वर्तमान दौर में या मॉडर्निटी के साथ इनके द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। 15 दिसंबर 1950 को बॉम्बे में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुर्गा पूजा फेस्टिवल के बारे में है। बहुत ही खुशी की बात है कि इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ने अभी हाल ही में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाल दिया है। देखिए, वैसे तो दुर्गा पूजा लगभग राज्य के कई सारे हिस्सों में होती है, देश के कई सारे हिस्सों में होती है, हम केवल किसी राज्य की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे, लेकिन कोलकाता में जो दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, महत्व होता है। एनुअल फेस्टिवल है ये, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्पेसिफिकली देखा जाता है, होती तो और भी कई जगहों पे है। सितंबर या अक्टूबर के महीने में होता है ये। बेसिकली जो दशहरे का मौका होता है उसी दौरान जो 10 दिनों का समय होता है उसी में दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। 10 दिन की ये वर्शिप होती है जिसमें हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक है। फर्दर जो महीना होता है फेस्टिवल का, उसमें उसके पहले के महीने में जो छोटे छोटे आर्टिशियंस होते हैं वो अपनी वर्कशॉप में दुर्गा माता की मूर्ति बनाते हैं, वो भी बिना पकी हुई मिट्टी से, कच्ची मिट्टी से। यूजुअली ये मिट्टी गंगा नदी से लाई जाती है। उसके बाद जो महालया, जो एक इनॉग्रल डे होता है जिस दिन मूर्ति पूजा स्टार्ट की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा स्टार्ट की जाती है, तो जो माँ दुर्गा होती हैं उनकी आंखों को पेंट किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि उसके बाद माँ दुर्गा उसमें प्रवेश कर जाती है, मतलब उस मूर्ति को एक जीवन मिल जाता है। 10वें दिन जब ये पूरी पूजा समाप्त होती है तो मूर्ति को ले जाकर उसी जगह पे प्रवाहित कर दिया जाता है जहां से उस मिट्टी को लाया गया होता है, यानी कि गंगा नदी में। जो फेस्टिवल है उसमें बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पे माँ दुर्गा की मूर्तियों को लगाया जाता है, पंडाल्स में, पेवेलियंस में, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर फोक म्यूजिक, कई तरीके का भोज्य पदार्थ, क्राफ्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब परफॉर्म किया जाता है। महत्वपूर्ण क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा ओकेशन होता है जिसके माध्यम से हम वेरियस ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसको शोकेस किया जाता है, बढ़ावा मिलता है, लोगों की वेलबींग और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी देखने को मिलता है, बिकॉज कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं जब लोग इकट्ठा होते हैं और इससे अंदर लोगों के एक क्रिएटिविटी भी एनर्जाइज होती है कि ठीक है, एक ओकेशन आ रहा है, कुछ बढ़िया करना है।
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इसका मतलब क्या है? वही बताता हूं जो यूनेस्को कहता है। यूनेस्को कहता है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का मतलब है कोई भी ऐसा ट्रेडिशन या लिविंग एक्सप्रेशन जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है और जो हमें हमारे आने वाले जो वंशज हैं उन तक पहुंचाना है, जो उसे फॉलो करेंगे। इसमें ओरल ट्रेडिशन हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट हो सकते हैं, स्पेशल सोशल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, रिचुअल्स हो सकते हैं, फेस्टिवल इवेंट्स हो सकते हैं, नॉलेज प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिन्हें हमें जिंदा रखना है। यूनेस्को ऐसी प्रैक्टिसेस को लिस्ट करता है ताकि हम उन्हें बेटर प्रोटेक्शन दे सकें और वो कहीं खत्म ना हो जाएं, लुप्त ना हो जाएं, उसका प्रयास किया जाता है। 2008 में इस लिस्ट को तैयार किया गया था। 2003 में जो एक कन्वेंशन हुआ था उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री रामना काली मंदिर के बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट कर चुके हैं इस हिंदू श्राइन को। देखिए, ये बांग्लादेश में है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था 1971 में। उस दौरान उन्होंने इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ढाका में एक लैंडमार्क लोकेशन हुआ करती थी। बहुत लंबे समय से ये मंदिर वहां हुआ करता था, जब तक कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसे तोड़ नहीं दिया था। बाद में इंडिया ने बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर इसके रिनोवेशन का काम स्टार्ट करवाया। 50 साल पूरे हो चुके हैं। 1971 में जब पाकिस्तान को हराया गया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था, तब से, और अब इस टेंपल को इनॉग्रेट किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विहंगम के बारे में है। विहंगम एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम एक्चुअली में एक कोई भी एयरक्राफ्ट छोटा सा रन कर सकते हैं किसी भी कोल माइन के ऊपर, वहां की रियल ग्राउंड सिचुएशन को ट्रैक करने के लिए, एसेस करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए। जो सिस्टम होता है उसमें ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होगा, एक होगा RPAS यानी कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, और 40 Mbps का एक लीज लाइन होगा इंटरनेट का। फर्दर विहंगम पोर्टल होगा। 2 ओपन कास्ट माइन जो हैं, एक भुवनेश्वरी में है, एक लिंगराज में है, जहां पर ट्रायल बेसिस पे इसे टेस्ट किया जा रहा है। रियल टाइम ट्रांसमिशन हम कर सकते हैं, एरियल वीडियो, हवा से हम वीडियो ट्रैक कर पाएंगे और देख पाएंगे कहां पे क्या काम कैसे चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सलार मसूद और राजा सुहेल देव जी के बीच जो एक बैटल हुई थी उसके बारे में है। एक्चुअली में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का एक इनॉग्रल इवेंट हुआ जहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस बैटल का जिक्र किया। यहां पर 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, सलार मसूद और राजा सुहेल देव। सलार मसूद, इनके बारे में बात करते हैं। इन्हें गाजी मियाँ के नाम से भी पुकारा जाता था। 12th सेंचुरी में एक फ्यूरियस वॉरियर के रूप में इनकी छवि थी। बहुत ही क्रूर योद्धा थे। बैटल ग्राउंड में अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते थे। ऐसी भी मान्यता है, कई सारे अकाउंट्स ऐसा कहते हैं कि जो महमूद ऑफ गजनी था ये उसके नेफ्यू थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आपको इनका टॉम्ब मिल जाएगा। ये भी बातें निकल के आती हैं कि महमूद जब भी अपने कैंपेन्स में जाता था तो सलार मसूद उनके साथ होता था। इनफैक्ट कठियावाड़ में जब सोमनाथ मंदिर पर हमला किया गया था उस दौरान भी सलार मसूद उनके साथी था। और यह भी कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में जो मूर्ति थी उसे डेमोलिश करने का, खंडित करने के लिए भी अपने अंकल को इसी ने परसुएट किया था। और इस घटना को पर्शियन पोएट्री में बहुत ही ग्लोरीफाई करके बार बार बताया जाता है। सलार मसूद के बारे में जो कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी है वो मिराते मसूद से मिलती है। इसका मतलब है मिरर ऑफ मसूद। 17वीं शताब्दी का एक पर्शियन हेजियोग्राफी है जिसका मतलब जीवनी होता है। अब्दुल रहमान चिश्ती जी ने लिखा है, जो कि एक चिश्ती ऑर्डर के बहुत ही प्रोमिनेंट सूफी सेंट रहे हैं। मुगल एम्परर अकबर ने लैंड ग्रांट दिया था 1571 में गाजी मियाँ की श्राइन के लिए। बैटल की बात करते हैं। महाराजा सुहेल देव जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के रूलर हुआ करते थे 11वीं सेंचुरी में। वर्तमान में बहराइच डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। ऐसा माना जाता है कि सलार मसूद और राजा सुहेल देव जी के बीच में एक बहुत ही फ्यूरियस बैटल हुआ था, जिस दौरान राजा सुहेल देव जी ने सलार मसूद को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था और वो इसी बैटल में मारा भी गया था। राजा सुहेल देव जी की बात करते हैं। ये भार कम्युनिटी के जो राजा थे उनके सबसे बड़े बेटे थे, जो बाद में आगे चल के पासी कम्युनिटी के रूप में इमर्ज हुई। वर्तमान में ये एक दलित कास्ट ग्रुप है जो इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट है। पॉपुलर हिस्ट्री की बात करें तो इन्हें कई सारे नामों से पुकारा जाता है, लाइक सुहेल देव, सकार देव, सहार देव या फिर सुहेल देव, लेकिन राजा सुहेल देव कहना ज़्यादा उचित रहेगा। एनिमल स्पोर्ट इन इंडिया पर यह आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल बुलक कार्ट रेसिंग इवेंट को अलाउ कर दिया है। 2017 से ही इसे बैन किया गया था कि इसमें एनिमल्स के साथ क्रूलिटी दिखाई जाती है। काफ़ी पॉपुलर और ट्रेडिशनल स्पोर्ट है वेस्टर्न महाराष्ट्र में और पुणे डिस्ट्रिक्ट में। ट्रेडिशनल स्पोर्टिंग इवेंट के अलावा ये वहाँ की रूरल इकोनॉमी का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ये इवेंट होते हैं तो कई सारे लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उनकी आजीविका का साधन है। कई सारे एनिमल स्पोर्ट हैं जो इंडिया में प्रचलित हैं, जैसे कि जलीकट्टू,
तमिलनाडु में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट रहा है ये, इसको लेकर अक्सर कंट्रोवर्सी रहती है। जो पोंगल फेस्टिवल है उस दौरान इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो बैल होते हैं, बुल टेमिंग गेम है बेसिकली, तो उन्हें कंट्रोल करना होता है। उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कई बार मिर्च का इस्तेमाल या फिर वाइन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस पर अक्सर रोक लगाने की मांग चलती है। कंबाला, ये पैडी फील्ड को बिल्कुल गीला कर देते हैं, स्लस या मड में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस्टल कर्नाटका में जो उडुपी और दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नवंबर से मार्च के दौरान, और फिर बफेलो रेस होती है, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। कोक फाइट, मुर्गों की लड़ाई करवाना, रोस्टर फाइट भी बोलते हैं। इंडिया की इंडिजिनियस नहीं है, दुनिया भर में कई सारे देशों में ये फाइट देखने को मिलती है। केवल स्पोर्ट नहीं है, लोग गैम्बलिंग भी करते हैं इसमें, बाजी लगाते हैं, ये वाला मुर्गा जीतेगा, वो वाला जीतेगा। कैमल रेस, ये राजस्थान में होती है। राजस्थान में पुष्कर फेयर या बीकानेर कैमल फेस्टिवल के दौरान ये रेस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। बुलबुल फाइट, आसाम में बिहू के फेस्टिवल के दौरान इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जो हयाग्रीवा माधवा टेम्पल है गुवाहाटी के नज़दीक में आसाम में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं। यहाँ पे भी क्रूलिटी देखने को मिलती है। जो बुलबुल हैं उन्हें कई बार शराब पिला दी जाती है ताकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएं। हॉर्स रेसिंग ये तो बहुत पुराना गेम है। एंशियंट ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया, इजिप्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है। 200 सालों से तो भारत में भी इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अक्सर इस प्रकार के स्पोर्ट को रोकने की मांग चलती है बिकॉज किसी न किसी रूप में एनुअल क्रूएलिटी इन्वॉल्व हो ही जाती है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 आया, जिसमें जो जानवर हैं उनको अननेसेसरी पेन या सफरिंग ना दी जाए, उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है। ये इसके दौरान जो एक बोर्ड बनाया गया है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, वो 1962 में ये बना था। इसी एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति अननेसेसरी क्रूएलिटी करता है तो उसे पनिश किया जाता है। यहाँ पर एनिमल्स को डिफाइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिल्लाई कलां के बारे में है। हर साल ये न्यूज़ आती है बिकॉज ये जो ओकेशन है ये हर साल देखने को मिलता है। चिल्लाई कलां कश्मीर में डीप फ्रीज जो 40 दिन होते हैं विंटर के, हार्शेस्ट विंटर के, उन्हें ही कहा जाता है। दिसंबर 21 से ये जो दिन है वो शुरू होता है और 29 जनवरी तक ये चलता है। 40 दिनों का ये पूरा समय होता है, जहां पर वैली में जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है वहाँ पे। एक्चुअली में चिल्लाई कलां एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है 40 डेज ऑफ इंटेंस कोल्ड। कश्मीर में इसी हार्श विंटर के समय को चिल्लाई कलां कहा जाता है। वैसे इसके कुछ और भी नाम हैं जो इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे चिल्लाई कलां के बाद 20 दिन का जो और समय होता है जहां पर सर्दी होती तो है लेकिन थोड़ी कम हो जाती है, उसे चिल्लाई खुर्द कहा जाता है, यानी कि स्मॉल कोल्ड। ये 30 जनवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक चलता है। फर्दर उसके आगे का जो 10 दिन होता है उसमें तो सर्दी और भी कम हो जाती है, तो उसे सर्दी का बच्चा आप कह लीजिए, तो उसे चिल्लाई बच्चा कहा जाता है, यानी कि बेबी कोल्ड, मतलब थोड़ी कम सर्दी है। 19 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक चलता है। चिल्लाई कलां का कश्मीर के लोगों की डेली लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है? सर्दी पड़ेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता ही है। जो फेरान है, कश्मीरी ड्रेस है, उसका प्रोमिनेंटली इस्तेमाल होने लगता है। लोग जो ट्रेडिशनल फायरिंग पॉट है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, जिन्हें कांगीर कहा जाता है। सब जीरो टेम्परेचर होने की वजह से कई बार जो पाइपलाइन है वो फ्रीज हो जाती है, तो थोड़ी असुविधा भी होती है, और जो वर्ल्ड फेमस डल लेक है वो भी इस सर्दी में जम जाती है। तो ये तो आम जीवन पर प्रभाव है जो आप आसानी से समझ भी पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्लासिकल तमिल लिटरेचर के बारे में है। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने हिंदी ट्रांसलेशन रिलीज किया तोल्काप्पियम का, और कन्नड़ ट्रांसलेशंस भी 9 किताबों के जो कि क्लासिकल तमिल लिटरेचर्स हैं उन्हें भी पब्लिश किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में तोल्काप्पियम या तमिल लिटरेचर न्यूज में आया। जो तमिल राइटिंग सिस्टम है, ऐसी मान्यता है कि तमिल राइटिंग स्टार्ट कर दी गई थी 250 BCE में, यानी कि ईसा के 250 साल पहले ही। जो तमिल संगम पोएट्री है उसमें 2381 यानी कि 2381 पोएम्स लिखी गई। मान्यता यह है कि इन्हें लगभग 473 पोएट्स ने मिलकर कंपोज किया है। संगम लिटरेचर में हमें कई सारी इंपॉर्टेंट किताबें मिलती हैं, जैसे कि तोल्काप्पियम, एत्तुतोगी, पट्टू, पथिनेंकिल कनक्कू, और कुछ यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट एपिक्स भी हैं, शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई। बात करते हैं तोल्काप्पियम की, जो कि न्यूज में है। इसके ऑथर हैं तोल्काप्पियर जी। माना जाता है कि ये तमिल लिटरेचर में बहुत पहले लिखी गई किताब है। 3 संगम हुए हैं। पहले संगम की तो कोई रचना हमें मिलती नहीं है। प्राइमरली जो भी रचनाएं हमारे पास हैं वो तीसरे संगम की हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो तोल्काप्पियम है, जिसे तोल्काप्पियर जी ने लिखी थी, ये सेकंड संगम के दौरान लिखी गई रचना है। और ये भी मान्यता है कि एकमात्र ऐसी रचना है जो सेकंड संगम की हमारे पास आज अवेलेबल है।
और इसे सेकंड संगम के दौरान, ये मिथिकल है, देखिए ये संगम कब ऑर्गेनाइज हुए थे, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे। जैसे मान्यता है कि पहले संगम में तो भगवान ब्रह्मा ने ही आकर उसे प्रिसाइड किया था। मिथिकल बातें हैं, इनके प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट मिलेनिया BCE में ये सेकंड संगम हुआ था जब तुल्कापियम लिखी गई थी, ऐसी मान्यता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो ग्रामर और पोएटिक्स पे है। इस किताब के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से में 9 सेक्शंस हैं, 3 पार्ट्स। पहला जो हिस्सा है वो एजुथु यानी कि लेटर पर है, दूसरा कोल यानी कि वर्ड पर है, और तीसरा हिस्सा पोरुल यानी कि मेन सब्जेक्ट मैटर पर है। तो तीनों हिस्सों का अपना एक क्लासिफिकेशन है। सभी ह्यूमन लैंग्वेज की जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो भी हो सकता है, वो आपको इस तुल्कापियम में जरूर से मिल जाएगा। तुल्कापियम का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है डॉक्टर H बालासुब्रमण्यम जी के द्वारा और प्रोफेसर K नचिमुथु जी के द्वारा। 2 और इंपॉर्टेंट तमिल एपिक्स हैं जो शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई हैं। शिल्पाधिकारम को लिखा गया है इलांगो अधिकल जी के द्वारा और मणिमेखलई लिखा गया है सित्तई सतनार के द्वारा, जिसे चितलई चतनार भी कहा जाता है। संगम सोसाइटी और पॉलिटी के बारे में इन किताबों से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में है। देखिए होता क्या है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को या इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योर्स को असिस्ट करती है, मदद करती है कि अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाएं, उसकी मार्केट रीच कैसे अच्छी और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरी तो थोड़ी है कि हर व्यक्ति अंग्रेजी में ही चीज़ों को एक्सेस करे। हमारे यहाँ बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस में कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। अगर आप उन्हें हेल्प करना चाहते हैं तो उनकी खुद की लैंग्वेज में करना जरूरी होगा, तभी वो उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब हम जबरदस्ती किसी को हर बात अंग्रेजी में समझाएंगे तो वो समझे जरूरी नहीं है ना। इसीलिए वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम तैयार किया गया ताकि जो इनोवेटर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उन्हें उनकी खुद की भाषा में जो भी इनोवेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है या इकोसिस्टम है उसकी रीच दें। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है जिसे आप VIP कह सकते हैं, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। इसके जरिए जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें हम इनोवेशन इकोसिस्टम की जानकारी इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचाएंगे। जो VIP है, VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। इसके जरिए एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन तैयार करेगा एक वर्नाकुलर टास्क फोर्स यानी कि VTF। ये VTF 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में होंगी जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो इन एंटरप्रेन्योर्स को मदद करें उनकी खुद की भाषा में चीज़ों को एक्सप्लेन करके। जो टास्क फोर्स होगा उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे। एक तो होंगे वर्नाकुलर लैंग्वेज के टीचर, दूसरे होंगे सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिस भी रेफरेंस में वो इंडस्ट्री होगी, टेक्निकल राइटर होंगे और एक लीडर होंगे जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करेंगे रीजनल लेवल पे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इंडस्ट्रीज को या फिर एंटरप्रेन्योर्स को मदद करें। एक बार ये टास्क फोर्स तैयार हो जाएं अप्रैल 2022 तक, फिर ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। इससे लैंग्वेज बैरियर खत्म होगा और इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो भी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसे अपनी भाषा में एक्सेस कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल तबलीगी जमात के बारे में है। तबलीगी जमात न्यूज में आया है जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने इन्हें बैन कर दिया है और कहा कि ये वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट है वहां के ऑफिशियल्स का कि ये टेरर आउटफिट्स के प्रति सिंपैथी रखते हैं। ये बातें कही गई हैं सऊदी अरेबिया की ओर से वाइल बैनिंग तबलीगी जमात। यद्यपि उसके बाद पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास करके तबलीगी जमात को बैक किया है, ये कहते हुए कि ये गॉड के मैसेजेस को या अल्लाह के मैसेजेस को प्रीच करते हैं और इनका किसी टेरर आउटफिट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो खैर ये माना जा रहा है कि जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान में पास किया गया है वो सऊदी अरेबिया के इस स्टैंड का या फिर जो उन्होंने ये कदम उठाया है उसका एक रिटेलिएशन है या एक जवाब है। खैर इसी रेफरेंस में तबलीगी जमात न्यूज में है। आइए देखते हैं तबलीगी जमात के बारे में कुछ बेसिक बातें। तबलीगी जमात, इसका मतलब होता है सोसाइटी फॉर स्प्रेडिंग द फेथ, जो फेथ को स्प्रेड करते हैं। ये कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है या सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है जो इस्लाम के फंडामेंटल्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका मेन काम इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स को रिवाइव करना होता है, जिसमें ये जो भी ऑर्डिनरी मुस्लिम्स होते हैं उन तक पहुंचते हैं, उन्हें रिचुअल्स समझाते हैं, ड्रेस या उनका पर्सनल बिहेवियर इस्लाम के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। फर्दर इनके सिग्निफिकेंट बेस आपको मिलेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में। मतलब इन जगहों पर तबलीगी जमात काफी ज्यादा प्रभावी है। तबलीगी जमात की शुरुआत कैसे होती है? तबलीगी जमात को लॉन्च किया जाता है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर हुआ करते थे मौलाना मोहम्मद इलियास खानदाला, अगर मैं ये नाम सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। 1926 में हरियाणा के मेवात से उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को स्टार्ट किया।
इसका ओरिजिन देवबंदी मूवमेंट में मिलता है। देवबंदी वर्जन जो है हनाफी स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वहीं से ये ओरिजिनेट होता है। मौलाना इलियास जी कई सारे यंग मैन को ट्रेन करते हैं जो देवबंदी जो सेक्ट है उससे बिलोंग करते थे सहारनपुर में, और फिर वो उन्हें मेवात भेज देते हैं। वही लोग जाकर वहां पर तबलीगी जमात को स्टैब्लिश करते हैं और मदरसा और मॉस्क के नेटवर्क स्टार्ट किए जाते हैं। देवबंद मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देवबंद मूवमेंट एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हुआ करता था जिसमें इस्लाम के बेसिक फंडामेंटल्स को रिवाइव करने की बात की जाती थी। इसे स्टार्ट किया गया था 1867 में मौलाना कासिम ननौतवी के द्वारा, और राशिद अहमद गंगोही जी भी इसका हिस्सा थे। इनका काम यह था कि कुरान और हदीस की जो प्योर टीचिंग्स हैं उन्हें प्रोपेगेट किया जाए और जो इम्प्योरिटीज इस्लाम में आ गई हैं उन्हें बाहर किया जाए। ये फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट में जिहाद की स्पिरिट को भी अलाइव रखना चाहते थे। बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। देवबंद मूवमेंट के ऑपोजिट अलीगढ़ मूवमेंट एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जिसमें वो सुधार की बात करते थे जो वर्तमान में स्थिति है उसमें। इसे फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जिसमें सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात की जा रही थी विद इन मुस्लिम कम्युनिटी। सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बाद में बन गई, उसे 1875 में फाउंड किया गया। इनका एक बहुत ही फेमस जर्नल हुआ करता था तहदीब उल अखलाक। नेक्स्ट आर्टिकल पीएन पानिकर जी के बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इनका एक स्टैचू अनवील किया है तिरुवनंतपुरम में। पुथुवैल नारायण पानिकर, जिन्हें हम पीएन पानिकर शॉर्ट में बोल देते हैं, इन्हें केरला में लाइब्रेरी मूवमेंट के फादर के रूप में एक्नॉलेज किया जाता है। 19 जून को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है और केरला में इसे रीडिंग डे या फिर वयनादिनम के नाम से पुकारा जाता है। ये 1996 से ही ऑब्जर्व किया जा रहा है रीडिंग डे के रूप में। 2017 में हमारे पीएम ने 19 जून को, जो कि केरला का रीडिंग डे होता है, उसे नेशनल रीडिंग डे ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर कर दिया था। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो पानिकर जी ने त्रावणकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन फॉर्म किया, जिसे आप थिरुवी थमकूर ग्रंथशाला संगम बोल सकते हैं। 1945 में उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। 47 रूरल लाइब्रेरीज इसके तहत बनाई गई थी। इसका स्लोगन था रीड एंड ग्रो, पढ़ो और बढ़ो। बाद में 1956 में जब केरला स्टेट एग्जिस्टेंस में आया तो इन्होंने इसका नाम बदल के केजीएस यानी कि केरला ग्रंथशाला संगम कर दिया। ये गांव-गांव केरला के ट्रेवल करते थे और पढ़ने की वैल्यू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। कृपशक्या अवार्ड भी इन्हें यूनेस्को के द्वारा 1975 में दिया गया था। जो ग्रंथशाला संगम है उसने ये अवार्ड जीता था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में है। हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर याद किया। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 में हुआ था इलाहाबाद में, जिसे आज आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ये लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। मदन मोहन मालवीय जी एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर थे। आपको जानकर सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय 4 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 4 ओकेशंस पे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इसके अतिरिक्त वो एक हिंदी मैगजीन हिंदुस्तान के एडिटर भी थे। वो एडिटर थे इंडियन ओपिनियन के 1889 में। उन्होंने एक हिंदी वीकली भी स्टार्ट किया था अभ्युदय के नाम से, और एक इंग्लिश डेली लीडर वही रन करते थे एक हिंदी न्यूज़पेपर जिसका नाम हुआ करता था मर्यादा। जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या नेशनल लीडर्स हैं उनके द्वारा चलाए गए किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या जर्नल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी का फेवरेट पार्ट होता है ये, कभी ना कभी वो कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के आपके मुंह पे मार ही देते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय इंस्ट्रूमेंटल थे, काफ़ी की रोल उन्होंने प्ले किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड करने में, जिसे आज आप बीएचयू कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसकी अभी भी इसका एक फुल फॉर्म है। 1916 में उन्होंने इसे फाउंड किया था और 1939 तक वो इसके वीसी यानी कि वाइस चांसलर भी रहे। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, इस बात का उन्होंने सख्ती से विरोध किया था और वो नहीं चाहते थे कि लखनऊ पैक्ट हो जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस आईएनसी एक साथ आए थे। फर्दर उन्होंने खिलाफत मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टिसिपेशन का भी सख्ती से विरोध किया था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें पार्टिसिपेट किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उनके साथ गए थे। सरोजिनी नायडू जी भी गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, ये आप जानते रहिए। इन्होंने गंगा महासभा की शुरुआत की थी ताकि गंगा नदी पर बनाए जा रहे डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोका जा सके। उनके अनुसार ये नदियों के फ्लो को कम करेगा और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने हमेशा अनटचेबिलिटी का विरोध किया और दलित को टेंपल एंट्री मिले इसको सख्ती से एडवोकेट किया। जो कालाराम टेंपल है नासिक का महाराष्ट्र में, वहां पर
इन्हें महामना का टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और हमारे सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने उन्हें कर्मयोगी की संज्ञा दी थी। उनकी मृत्यु 84 वर्ष की आयु में 12 नवंबर 1946 को हुई। 2014 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और 2016 में इंडियन रेलवे ने वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस इन्हीं के ऑनर में शुरू किया। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो किसी भी लीडर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ताई खमती वॉर के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि आप ताई खमती ब्रिटिश वॉर को इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करें। यहां पर देखिए, अभी इसके पहले तक पाइका रेबिलियन को लेकर उड़ीसा की डिमांड रही थी कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए। अब यहां पर बात चल रही है ताई खमती वॉर को लेकर। ऐसे मुद्दे जरूर से आपके दिमाग में होने चाहिए। ताई खमती वॉर 1839 में होता है ताई खमती लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। यह वॉर 2400 किलोमीटर ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश का मेरठ है, वहीं से स्टार्ट होता है। इस वार के दौरान जो ताई खमती लोग हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स का सख्ती से विरोध किया, और इस रेजिस्टेंस में 80 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए, जिसमें कॉलोनल एडम वाइट भी था। इस कॉन्फ्लिक्ट में उसकी भी जान गई। ताई खमती लोग कौन हैं? ताई खमती लोग थेरवाद बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। इनकी संख्या 1 लाख के आसपास है, जो अरुणाचल प्रदेश और आसाम के निवासी हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी रिवोल्ट्स हैं जिनको अरुणाचल प्रदेश के डिप्यूटी सीएम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, जैसे कि बैटल ऑफ एंग्लो अबोर वॉर 1858 से 1911 के बीच में सीरीज ऑफ बैटल्स चली हैं। फर्दर वांचू ब्रिटिश वॉर, जो कि 1875 में तिराप डिस्ट्रिक्ट में जो रीजन है वहां पर यह हुआ। अबोर्स को आज आदिस के नाम से पुकारा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश के बीच के हिस्से में रहते हैं, और वांगचू सदर्न पार्ट में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कावी आर्ट के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में कावी आर्ट का जिक्र किया, जो कि एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे एंशिएंट आर्ट फॉर्म को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। कावी आर्ट की एक सबसे बेहतरीन खूबी मैं आपको बता देता हूं, जो आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं। इसमें केवल एक ही कलर का यूज किया जाता है, एंड दैट इज रेड। रेड के साथ व्हाइट शेडो यूज किया जाता है इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए, एंड दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ कावी आर्ट। कावी आर्ट को बेसिकली वॉल आर्ट के रूप में आप देख सकते हैं कोंकण रीजन में। कोंकण रीजन देखिए, ये है इंडिया का मैप। ये गुजरात का कोस्ट का रीजन है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये कोंकण रीजन है वेस्टर्न घाट में। यहाँ पर है मालाबार कोस्ट, ये है कोरोमंडल कोस्ट। तो कावी आर्ट आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले हिस्से में। अब यहाँ पर कोंकण रीजन में स्पेशली जो गोवा के टेम्पल्स हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका के कोस्टल रीजन में ये आर्ट फॉर्म आपको दिखेगा। इस आर्ट फॉर्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया पुर्तगीज के द्वारा। गोवा के रीजन को पुर्तगीज ने 1961 तक रूल किया, बहुत पहले से, तो मतलब काफी पहले इसे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। आई रिपीट, कावी आर्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है पुर्तगीज के द्वारा। इस बात को आप जरूर से याद रखिएगा। जो आर्ट फॉर्म है ये का वर्ड से बना है, जो कि कोंकणी लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है इंडियन रेड पिगमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एकमात्र लाल कलर ही इस्तेमाल होता है विद व्हाइट शेडो, और इस लाल कलर को भी लेटेराइट सॉइल से एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ पेंटिंग। इस पेंटिंग को वेट प्लास्टर पे बनाया जाता है, बिल्कुल फ्रेस्कोस की तरह। फ्रेस्को देखिए, मुराल पेंटिंग की एक टेक्निक है जहां पर लाइम प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर दी जाती है, जो कि गीला हो, वेट हो। बिल्कुल उसी तरीके से वेट प्लास्टर पर ही कावी आर्ट को भी बनाया जाता है। जो पेंटिंग है ये ब्राइट रेड और व्हाइट शेड से बनाई जाती है। टेम्पल्स की वॉल्स पर बेसिकली इसे बनाया जाता है। कई बार इसे हम घरों में भी डिपिक्ट हुआ देख सकते हैं। ये सारी बातें कावी आर्ट के बारे में। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के बारे में है। इस स्कीम के बारे में हमने तब भी डिस्कस किया था जब ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था। हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है, उसने ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। जब ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था तब भी मैंने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, और अभी इसके रिजल्ट्स आ गए हैं, तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में है, काइंड ऑफ रिविजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए, युवा स्कीम बेसिकली एक मेंटरशिप प्रोग्राम है ताकि हम यंग ऑथर्स को ट्रेन कर सकें। अक्सर आप जो बहुत अच्छे ऑथर्स देखते हैं वो काफ़ी सीनियर होते हैं, 40, 50 और इसके अबव एज के। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे पास यंग ऑथर्स हों जो इनोवेटिव राइटिंग करें और उनकी उम्र 30 साल से कम हो। लेकिन इसके लिए तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि आपको कैसे अच्छा लिखना है, और इसी उद्देश्य से इस पूरे कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि हम ऐसे ऑथर्स क्रिएट कर सकें जो इंडिया के कल्चर को, लिटरेचर को ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दे सकें।
इसे इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी रही द नेशनल बुक ट्रस्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत वर्क करती है। इस स्कीम के तहत 75 ऑथर्स को चुना जाना था, जिन्हें ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट, जो माई गोव, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, वहीं से ये पूरा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। जो भी ऑथर्स चुने जाएंगे उन्हें न केवल स्कॉलरशिप दी जाएगी बल्कि मेंटरशिप भी दी जाएगी। 6 महीनों तक उन्हें गाइड किया जाएगा कि वो कैसे अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। रिसर्च और एडिटोरियल सपोर्ट भी उनको दिया जाएगा। फर्दर उन्हें इन 6 महीनों तक 50,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप है। अगर उनका कोई वर्क, उनकी कोई बुक अच्छे से पब्लिश हो जाती है तो उन्हें 10% की रॉयल्टी भी मिलेगी, जो भी किताबें उनकी बिकेंगी उसके ऊपर। सो दैट वाज ऑल अबाउट पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के बारे में है। अभी अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी ने जीआई टैग का एप्लीकेशन डाला है। अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट किस राज्य से संबंधित है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, और वो है अरुणाचल प्रदेश। जीत जीरो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने ये जीआई टैग का एप्लीकेशन डाला है। अपातानी जो प्रोडक्ट है या फिर जो टेक्सटाइल है, ये जो कपड़ा है, ये अपातानी ट्राइब तैयार करती है, जो कि जीरो में रहते हैं। जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इनफैक्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जीरो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही है, और वहीं के आसपास रीजन में ये अपातानी ट्राइब मिलती है। जो वूवन फैब्रिक है, इसे बुना जाता है। ये जानी जाती है अपने जियोमेट्रिक और जिगजैग पैटर्न्स के लिए, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे। एंगुलर डिजाइन्स बनाए जाते हैं, कई सारे एंगल्स पे। ये ट्राइब जो है वो इन शॉल्स को, इन टेक्सटाइल में बेसिकली शॉल बनाए जाते हैं, उन्हें ये बुनते हैं, और इसे जिग जीरो, जिलान कहा जाता है। या फिर जो जैकेट्स इनसे बनाए जाते हैं उन्हें सुपनतरी भी, सुपनतारी एग्जैक्टली कहा जाता है। ठीक है। जो लोग इसे बनाते हैं, इसे कलर करने के लिए उनके द्वारा पत्तों और प्लांट रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिला के ऑर्गेनिक या नेचुरल डाई का इस्तेमाल अपातानी टेक्सटाइल में किया जाता है। यूजुअली महिलाएं इस काम में इंगेज होती हैं जो अपातानी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। अपातानी ट्राइब की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली के एरिया में रहते हैं। इनकी लोकल लैंग्वेज है तानी, जिसे ये बोला करते हैं, और ये नेचुरल गॉड्स की पूजा किया करते हैं, जैसे कि सन और मून। ये सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम को ऑप्ट करते हैं, मतलब जो जंगल हैं उनसे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ऐसे कि जंगलों को नुकसान ना हो। इनके दो बहुत ही मेजर फेस्टिवल्स हैं। पहला है द्री और दूसरा है योको। द्री में ये बम्पर हार्वेस्ट के लिए प्रेयर करते हैं, और म्योको में ये बेसिकली फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं। अपातानी जो प्रैक्टिस है एक्वाकल्चर की, वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, जहाँ पर वो जो धान यानी कि राइस है उसे भी उगाते हैं, एट द सेम टाइम मछली पालन भी करते हैं। राइस फेस कल्चर वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। ये 2 राइस की क्रॉप उगाते हैं, जिसे मिप्या और ईमो कहा जाता है। एट द सेम टाइम वो फिश की क्रॉप भी लगाते हैं, मतलब मछली पालन भी करते हैं, जिसे गिही कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। ये सारी बातें अपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट और अपातानी ट्राइब के बारे में। अब बात जीआई टैग की हो रही थी, तो कुछ बातें जीआई टैग के बारे में भी कर लेते हैं। जीआई टैग किसी भी एग्रीकल्चर, नेचुरल या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। ये टैग किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक डेफिनेट टेरिटरी में मिलता हो, एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया में। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाए, इसका मतलब कि ये इस जगह से मिलने वाला प्रोडक्ट है, उसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, या ये जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी विशेष है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई और प्रोड्यूसर या किसी और रीजन का कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट का नाम इस्तेमाल करके कोई दूसरा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा। एक बार में जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ये टैग मिलता है वो 10 सालों के लिए मिलता है। फर्दर इसे 10 साल के लिए अगेन और आगे बार बार रिन्यू किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, और उसका नाम रख दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बात करते हैं पहले लक्ष्मीबाई जी के बारे में, और फिर बात करेंगे कि किसी स्टेशन का नाम बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। कई बार इंटरव्यूज में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। चूंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे नाम अभी हाल फिलहाल में बदले गए हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी अगर किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए तो। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म 1828 में हुआ था उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। बाद में उनका विवाह 1842 में झांसी के राजा गंगाधर नावलकर जी के साथ हो जाता है। उनका एक बेटा भी होता है जिनका नाम रखा जाता है दामोदर राव, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से
दामोदर राव के जन्म के 4 महीनों के भीतर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो हस्बैंड हैं यानी कि गंगाधर नावेलकर जी, वो अपने कजिन के बेटे आनंद राव को गोद ले लेते हैं और गोद लेने के एक दिन बाद ही गंगाधर नावलकर की मौत हो जाती है। इन दैट केस अगर देखा जाए तो अब झांसी का केवल एकमात्र उत्तराधिकारी बचा आनंद राव, और वो भी अडॉप्टेड सन थे। इन दैट केस लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंप्लीमेंट कर दिया, ये कहते हुए कि एक गोद लिए हुए बेटे को ब्रिटिश गवर्नमेंट मान्यता नहीं देगी और अब जो झांसी है वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होगा। इसी आधार पर उसने झांसी को एनेक्स कर लिया। यद्यपि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने डलहौजी के इस डिसीजन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और दोनों के बीच में, झांसी के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में एक मैसिव फाइट देखने को मिलती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी बहुत ही बहादुरी से लड़ी। ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी ये जो लड़ाई थी वो लगभग 2 हफ्तों तक चली और बहुत ही ब्रेवरी के साथ उन्होंने अपनी इस लड़ाई को लड़ा। इसी बैटल के दौरान उनका सामना कैप्टन हीनेज के स्क्वाड्रन के साथ होता है, जिस दौरान ही, इसी फाइट के दौरान, रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीर गति प्राप्त करती हैं ग्वालियर के फूलबाग के नजदीक में कोता की सराय में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की यह पॉलिसी थी, जो गवर्नर जनरल था भारत का 1848 से लेकर 56 के बीच में, वो एक एक करके कई सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्हें अपने कब्जे में ले रहा था, कोई ना कोई बहाना बनाकर। और उसमें एक बहाना ये आ गया था कि अगर आपके पास कोई नेचुरल हेयर नहीं है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स कर लेगी। इस पॉलिसी के तहत वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था किसी भी ऐसे राज्य में जहां पर लीगल मेल हेयर ना हो। ध्यान दीजिएगा, ये पॉलिसी उसने केवल हिंदू नेटिव स्टेट्स पर ही लगाई थी, क्योंकि हिंदू नेटिव स्टेट्स में ये प्रावधान था कि केवल मेल हेयर ही गद्दी संभाल सकता है, महिला को गद्दी नहीं मिलेगी, बच्ची को गद्दी नहीं मिलेगी। तो अगर लड़का नहीं हुआ तो फिर राज्य अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास मेल हेयर ना हो नेचुरल और वो सन को अडॉप्ट करते थे तो वो उसे अनुमति नहीं देता था। इन दैट केस उसने एक एक करके कई सारे राज्यों को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले उसने कब्जे में लिया सतारा को 1848 में, देन जैतपुर और संभलपुर 1849, भगत या 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 और नागपुर 1854। आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्रम पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। इसे याद रखने का एक सिंपल सा कोड है। आप ये इमेजिन करिए कि उझाना नाम की एक जनजाति है, उनके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है और वो सभी लोग सज रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप यही नहीं कहेंगे सजे सब उझाना, मतलब उझाना जनजाति के जितने भी लोग हैं सभी लोग सज रहे हैं, तो सजय सब उझाना इसका कोड है। सजय में स से आता है सतारा, जय से आता है जैतपुर, सब में स से आता है संभलपुर, ब से आता है भगत, उझाना में ऊ से आता है उदयपुर, झा से आता है झांसी और ना से आता है नागपुर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, सजय सब उझाना। ये सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों को कब्जे में लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किसी रेलवे स्टेशन का नाम कैसे बदलते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को सपोज करिए स्टेशन का नाम बदलना है, तो इस संबंध में सबसे पहले प्रपोजल भेजते हैं यूनियन होम मिनिस्ट्री को कि हम यहाँ पर ये नाम बदलना चाहते हैं। होम मिनिस्ट्री को जब ये प्रपोजल चला जाएगा, उसके साथ ही साथ उन्हें 3 एंटिटीज का नो ऑब्जेक्शन लेना होगा, कंसेंट लेनी होगी कि हम नाम बदलना चाहते हैं। एक तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, सर्वे ऑफ इंडिया का और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। इस नो ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब उनसे पूछते हैं कि हम ये नाम बदलना चाह रहे हैं, तो अपना डेटाबेस खंगालते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं किसी टाउन या विलेज का नाम उनके रिकॉर्ड में वही तो नहीं जो अब बदला जाने वाला है। फिर वो बोल देते हैं कि नहीं, जो आप नाम रख रहे हैं ये नया है, इस नाम का भी कोई टाउन या गांव नहीं है, तो आप रख लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से ये नाम बदल देगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल संकल्प स्मारक के बारे में है। कमांडर इन चीफ जो अंडमान एंड निकोबार कमांड के हैं, उन्होंने संकल्प स्मारक को इनॉग्रेट किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ये डेडिकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ये हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना और इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना सैक्रिफाइस किया था हमारे लिए, और उनकी जो वैल्यूज थे उनको भी याद दिलवाता है, जैसे कि निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान, यानी कि कमिटमेंट, ड्यूटी एंड सैक्रिफाइस। सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए, जब नेताजी इंडिया से भाग कर जाते हैं, जब उनको सर्विलांस में रखा गया था, नजरबंद करके रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो वो कोलकाता से निकल जाते हैं 1941 के 16 जून को। उसके बाद वो 3 साल बाद वापस आते हैं 29 दिसंबर 1943 को, और पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे पर उनकी पहली एंट्री होती है। उन्होंने कहा था कि हम 3 साल के भीतर इंडियन सॉइल पे भारत का तिरंगा झंडा लहरा देंगे,
और ये उन्होंने पूरा भी किया अंडमान एंड निकोबार में तिरंगा झंडा लहराकर। उन्होंने अंडमान आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड या मार्टायर्स आइलैंड रख दिया था और निकोबार का नाम स्वराज आइलैंड रखा गया था। नेताजी की जो विजिट थी इस आइलैंड को लेकर, उसी दौरान उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद को भी यहीं पे स्टैब्लिश किया, जिसे अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद के नाम से पुकारा जाता है, और वो इस आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी बने। ये सिंबॉलिक फुलफिलमेंट था जो उन्होंने वादा किया था कि अब 3 साल के भीतर इंडियन सॉइल पे आ जाएंगे उसका। फर्दर ऐसा ही माना जाता है कि जो उनकी हिस्टोरिक विजिट थी पोर्ट ब्लेयर में, उसके तहत अंडमान एंड निकोबार इंडिया की फर्स्ट लिबरेटेड टेरिटरी बन गई थी जो ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुई थी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोणार्क सन टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिवील किया है कि वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कैसे सेफली वहाँ से जो भी सैंड है उस टेम्पल में उसे उसके इंटीरियर से हटाया जाए। बात करते हैं कोणार्क सन टेम्पल के बारे में। इसे 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। भगवान सूर्य को समर्पित एक बहुत बड़ा चैरियट है, एक रथ है, जिसमें 12 पेयर हैं ऑर्नामेंटल व्हील्स के, जो 7 घोड़े खींच रहे हैं। राजा नरसिम्हदेव वन के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि गंग डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1984 में जगह दी गई। कलिंगा आर्किटेक्चर हेरिटेज का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है ये, और एक बढ़िया नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा रथ का एक रूप है ये, भगवान सूर्य को डेडिकेटेड है। इसे नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, जो मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 के तहत आता है, और उसके जो रूल्स हैं उनके तहत इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है। इसे ब्लैक पगोडा कहा जाता है बिकॉज ये देखने में आपको काले रंग का दिखेगा, और पहले जो सेलर्स हुआ करते थे जो उड़ीसा के तट पे आते थे, वो इसी टेम्पल को लैंडमार्क मान के डॉक किया करते थे। जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में, उसे व्हाइट पगोडा बोलते हैं। काफ़ी बढ़िया पिलग्रिमेज साइट है ये हिंदूज़ के लिए। यहाँ पे एक चंद्रभागा मेला लगता है, फरवरी के महीने में लोग जाते हैं वहाँ पे। और भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उड़ीसा में, लाइक जगन्नाथ टेम्पल, तरनतारिणी टेम्पल, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स और लिंगराज टेम्पल। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।